हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसेट क्लास। मैथ्स की सीसेट क्लास में आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा है। पिछली क्लास में हमने कुछ 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बोर्ड मास के तरीके को समझा था कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आगे के सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये हम देखते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट देखते हैं। 6√3, यहां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 6√3, 4√5, 3√4, 12√6 और 2√2 को अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ठीक बीच में कौन आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको अगर हम अवरोही क्रम में रखें तो इसके बीच में ठीक कौन आएगा। अब इसको हम इस तरीके से अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि किसी का ना तो आधार पता। जब भी करणी का क्वेश्चन आ जाए यानी रूट का क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसका आधार बराबर कर लेना चाहिए या उसकी करणी या रूट बराबर कर लेना चाहिए। पर हम यहां पर क्या करेंगे, रूट बराबर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आधार इसका इक्वल कर देंगे। यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 संख्याओं का हम आधार सेम कर देंगे। अब आधार सेम करने के लिए पता है किन चीजों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चंस थोड़ा सा हम यहां लिख लेते हैं। 6√3, 4√5 और 3√4 आप यहां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 12√6 और 2√2। इसी संख्याओं को हमें क्या करना होता है कि इनका आधार बराबर करना होता है। अब हम इनका आधार किस तरीके से बराबर करेंगे जिससे हमारा आधार बराबर क्यों करना होता है, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारा अवरोही क्रम किस प्रकार से बनेगा। तो आधार क्या होता है, आधार ये है, ठीक है, ये आधार है। इनको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ भी करना हो बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमें सबसे पहला यह देखना है कि क्या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और वह संख्या सभी के बराबर करने पर लास्ट में वहां पर डिजिट स्टॉप हो रहा है। कहने का मतलब क्या हम 6 को 12 तक ले जा सकते हैं, 6 के बाद 12 आएगा। कुछ भी करें तो 12 में वह आएगा, यस आएगा। यानी मल्टीप्लाई करके देख लें आप कुछ भी। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को आधार मानकर इसी का आधार इक्वल करते हैं, ठीक है। इनका हमें आधार इक्वल करने के लिए हमें जो इसका आधार करेंगे तो 2√3 का कितना आएगा, हमें इसका करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 लाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई यहां पर हमारा कितना आएगा, यहां पर 2 टाइम किया तो 9 आ गया। फिर देखते हैं हम 4th वाले को, तो 4√5 तो यहां कितना आएगा, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो यहां पर 12 9 125 आएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 3√4 यहां पर हमें 12 चाहिए तो यहां हमारा कितना बनेगा बच्चों, 256, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 12 का तो 12 ही रहने देते हैं, 2 का करते हैं 2√2 इक्वल टू कितना आएगा, 12√64। ये हमारे सारे नंबर्स के मिल गए हैं। अब आधार हमने इक्वल कर लिए, देखिए आधार 12 है, 12 है, 12 है, 12 है और इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं हम 2√6 इक्वल टू कुछ नहीं 1 से किया तो इसको भी हमने लिख लिया, आसानी होगी थोड़ा सा समझने में। ये सारे हमारे क्लियर हो गए। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए
ये जब क्लियर हो जाए तो हम इस साइड को ना देखकर इनको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। अब इनको क्या हम अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब है कि आधार तो बराबर हो गए, अब अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब है घटते हुए क्रम में। अब घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, देखो एक और बात समझ लो आप बच्चों कि जो भी संख्या रूट के अंदर रहेगी, आधार तो इक्वल हो गया, जो संख्या रूट के अंदर रहती है वह संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी संख्या से छोटी होगी। कहने का मतलब है कि यहां यदि 9 है और यहां पर 256 है तो यह 9 बड़ा है, 256 छोटा है, क्योंकि 256 रूट के अंदर है। रूट के अंदर जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी संख्या से छोटी होगी। समझ गए बात को। तो अब इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम का मीनिंग होता है कि घटते हुए क्रम में, और आरोही का क्रम बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का क्रम घटते हुए क्रम। अवरोही घटते क्रम का मतलब क्या है, पहले क्या आएगी बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। और आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने क्या कहा, जो रूट के अंदर होगी और सबसे छोटी होगी वह संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। तो √6 हमें सबसे छोटा दिख रहा है तो इसको हम पहले लिखेंगे 12। ठीक है, अब क्या करना है, अवरोही क्रम चल रहा है, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 6 हो गया, अब क्या लेंगे 9 वाले को, 9 इससे बड़ा, तो ठीक है इसको ले लेते हैं पहले 12√9 है ना। अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। अब यह 9 इससे छोटी, फिर बाकी फिर क्या आएगा 64 वाली को लेंगे, यानी कि इस फॉर्म में गया। और यहां पर हम क्या लिखेंगे 12√64। आप क्या करेंगे, फिर हमने बनाया और आगे ये 125 आएगा, यानी कि 12√125। लास्ट में हमारा ये जो रहेगा 12√256, 1 2 3 4 5, ये सारी संख्या हमारी अवरोही फॉर्म में हो गई। अब इनको हमें आंसर में फाइंड नहीं कर पाएंगे। आंसर में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना है कि बीच में क्या आ रहा है। तो बीच में क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि 6√3 को अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ठीक बीच में कौन सा होगा। तो बच्चों देखिए ठीक बीच में कौन सी संख्या है, यहां ये नहीं और यहां ये नहीं, तो बीच में कौन सी है, ये संख्या बीच में है 1264। अब ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो यह कहां से कन्वर्ट होकर के आई है उसको देखिए। 12√64 क्या है 2√2, तो यहां पर 2√2 सबसे छोटे, यानी कि कहने का मतलब बीच का संख्या होगा, है ना। अवरोही क्रम के फॉर्म में बीच की होगी, यानी कि क्या है किस ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम जरा देख लेते हैं। तो वह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, इसको कर लेते हैं क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहनत करो पसीना बहाओ, ऐसे ही सी सेट लगाओ। रात के बज रहे हैं 2:30, 2:30 हो रहा है, 3 बज गया है। देखो 2:30 से 3 बज गया, पता नहीं चला पढ़ाते पढ़ाते। रात में पढ़ाता हूं, दिन में पढ़ता हूं, आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए मेरे साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यहां देखिएगा, ब्रैकेट 0.013 का होल क्यूब माइनस 0.007 का होल क्यूब अपॉन, यानी पूरे बटे का 0/013 का होल स्क्वायर प्लस 0/013 मल्टीप्लाई 0.007 प्लस 0.007 का होल स्क्वायर। ऑप्शन देख लेते हैं
ए ऑप्शन में है 0.004, बी ऑप्शन 0.102, ऑप्शन सी 0.56, ऑप्शन डी 0.006। अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चंस को, है ना। 0.003 का होल क्यूब, यही था क्वेश्चंस, 13 है ना, 13 है यहां पर 13, माइनस लगाया 0.007 का होल क्यूब, यही था क्वेश्चंस, यस। अब इसका क्या हम ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइनली जो इसको सॉल्व करेंगे उसका आंसर क्या निकल के आएगा। यहां पर क्या है 0.013 का होल स्क्वायर बोला है क्या उसने, यहां पर होल स्क्वायर है, यस, प्लस 0.013 और मल्टीप्लाई 0.007 और यहां पर 0.007 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या हम देखिए, एक सेकंड देख लेते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए आप, अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पिछली क्लास में हमने जाना था कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले, अब फॉर्मूले का यहां काम होगा, विथआउट फॉर्मूले नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा जल्दी से हम जान लेते हैं। पहले तो इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं आप, क्या हम इसको ए मान सकते हैं और इसको बी मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी वही संख्या, यहां पर अलग संख्या, यहां पर वही संख्या, यहां पर वही संख्या, यहां पर ये संख्या, इसलिए यह फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ए फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड बी फॉर्म हो जाएगा। हम इसको इस प्रकार से मान सकते हैं। अब क्या करना है, यदि हमने इसको ए माना और इसको बी माना तो इसकी जगह ए रखेंगे, इसकी जगह बी रखेंगे। तो देखिए यहां क्वेश्चन में ही हम रखते हैं, तो इसकी जगह हमने ए रखा, यानी कहने का मतलब है कि ए बराबर हम रखेंगे क्या 0.013 और बी की जगह पर हम क्या यहां पर रखेंगे 0.007। अब कहने का मतलब है कि जहां पर भी ये होगा वहां पर हम ए रखेंगे, जहां पर भी 0.007 होगा वहां बी रखेंगे और स्क्वायर होगा वो सेम कंडीशन में रखेंगे। तो देखते हैं ए क्यू है, क्यू आएगा ना, क्योंकि क्यू है, यहां पर हो जाएगा बी क्यू, अपॉन में देख लेते हैं हम, थोड़ा सा बट्टे में देखते हैं, तो यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहां पर ए है और ये बी है, तो ए और बी गुणा की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बच्चे कहेंगे एक्स लिख दिया, तो यहां कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहता है जो कि साइलेंट होता है, दिखता नहीं। और यहां पर क्या है, यहां पर प्लस था, ठीक है, यहां पर हमारा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप बात को। अब कहने का मतलब साधारण सा है कि यहां पर हमने इस फॉर्म में लग दिया, अब आपको फॉर्मूलेस की बहुत कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, याद होगा आपको, तो आ जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमने फॉर्मूला कहां लगाया, ए क्यू माइनस बी क्यू में, अपॉन में हम रखेंगे इसको, अपॉन में जो है उसको ही रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या हम इस कंडीशन में इसको इससे काट सकते हैं, सेम है तो कट कर देते हैं, ये हमारा सेम होने पर ये कट हो गया, ठीक है, ये कट हो गया, पूरा कट हो गया। अब बचा क्या, a माइनस बी। अब a माइनस बी हालांकि बचा, तो a क्या था और b क्या था देख लीजिए आप, a की जगह पर आप रख दीजिए क्या 0.013 और b की जगह पर रख दीजिए क्या 0.007। अब इसको माइनस करेंगे, यहां पर हमने इस प्रकार से माइनस किया 0.013 और यहां पर 70 0.0
इसको क्या करना है माइनस, तो 7 आया, यहाँ पर 6, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो यह ऑप्शन में है क्या, यह ऑप्शन में है, तो वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी 2020 में यह क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट है। कुछ साइन दिया हुआ है, वह साइन ये है, आप देख सकते हैं साइन +1, साइन फिर प्लस, फिर 5 साइन प्लस साइन प्लस साइन 1 इक्वल टू 1 साइन में प्रतीक जो साइन है किस अंक को दर्शाता है वह हमें देखना है। तो हम पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं, और करना क्या है इसका हमें योग करना है। ठीक है, तो साइन हमारा ये है, प्लस है और 1 है और साइन है और प्लस साइन और ये और फिर प्लस और फिर यहां पर ये साइन और ये साइन और फिर यहां पर +0 साइन 1, कुछ यही है। और यहां पर क्या है हमारा 100 की तरह ही साइन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे x मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कुछ x मान लेते हैं, तो यहां पर x होगा +10 होगा +x होगा और यहां पर क्या होगा 50 +x होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा 10x + x और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कुछ 10x और +1 है ना, क्योंकि यहां पर +1 लास्ट में है। और यहां पर 100 हो जाएगा +10x और +1 होगा 1 होगा या x होगा यहाँ पर। ठीक है, x होगा। ठीक, अब करते हैं इनको ऐड। तो 1 2 3 यहां पर और 1 2 3 4 यहां और 24x आएगा ऐड करने पर। प्लस करते हैं इनको, तो यहां पर कितना होगा 50 ये है 10 ये है ना 10 और ये 60 यहां पर हुआ हमारा, और इसको हमने इससे ऐड किया तो 51 60 और 61, तो 61 प्लस में आएगा। यहां पर क्या है 100, 10x और 10x क्या हो जाएगा बच्चों 11x, तो 11x ऐसा हो गया। अब क्या हम इसको यहां पर और इसको यहां पर कर दें, जब यहां पर इसको करेंगे तो साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। तो 24x था यहाँ पर 24x - 11x हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई जाने पर क्या होगा बच्चों यहां पर होगा 100 - 61, तो 24 में से यहां पर 11 गया हमारा बच्चों, तो कितना बचना चाहिए 30x होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100 में से यहाँ पर गया तो कितना बचेगा 39। अब यहाँ से 30 × 39 तो कितने से गया 39, तो x बराबर कितना आया हमारा 39, तो यहाँ पर हमारा x की वैल्यू कितना आई बच्चों 3। तो जो साइन था उसको हमने क्या माना था x माना था बच्चों, और वहां पर x की वैल्यू क्या निकली है 3। तो क्या हमारा ऑप्शन में कोई 3 है, अगर है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है 1/2 का -6 पावर, बी 1/4 का -3 पावर, और सी 1/3 का -4 पावर, और डी 1/6 का -2 पावर। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2020 यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं और पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन में क्या है 1/2 की पावर कितना है -6,
ए ऑप्शन है। और बी क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है 1/4 की पावर -3 की पावर, है ना। और सी बोल रहा है 1/3 की पावर -4। और डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है 1/6 की पावर 1/6 की पावर -2, 1/6 की पावर -2। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इनको जो घात है, जो इसकी पावर है, इसको हम सॉल्व की फॉर्म में लाएंगे। तो इसको सॉल्व कर गया हमने तुरंत। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से क्या हम लिख सकते हैं। यानी कि 6 बार है तो 6 बार 1 2 3 4 5 6 कर दिया हमने। क्या हम इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या है इसका 3, और यहां पर इसको भी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसको भी कुछ इस प्रकार से, और इसको कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 दूनी 64 यहां पर आएगा, ठीक है। 4 चौको 16 16 चौके 16 चौका 64 यहां पर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहां पर कुछ क्या, 3 3 9 9 दूनी 18 27 27 दूनी 56। तो यहां पर कितना, 3 3 9 9 आएगा यहां पे, और 9 18 9 30 27, और 27 तिया देखते हैं हम, 27 तिया 81 यानी 81, और 6 6 36। तो हमें क्या करना था कि पहले हमने इनको सॉल्व किया। अब इसमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है हमारी 81, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं कुछ ऑप्शन में दी हुई हैं, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। और यूपीएससी 2022 पूछ चुका है, ये 2020 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 63 का अंतर, यानी कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमें संख्याएं वो पता नहीं है, तो प्राकृतिक संख्याएं हम मान लेते हैं कि माना x है ना। माना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, थोड़ा सा इंक खत्म हो गई है, 1 सेकंड का समय। तो प्राकृतिक संख्याएं पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं हमें क्या है पता नहीं है। तो जब पता नहीं होता है तो हम मानते हैं। तो माना हमने प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो क्या है, x और y। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर, तो अंतर निकालना है, और किसका अंतर, वर्गों का अंतर। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का हमने किया वर्ग, और वर्ग किया, फिर पूछा अंतर, तो अंतर ये माइनस लगा दिया। कितना है अंतर, 63 बोल रहा है ना, 63 बोला। क्वेश्चन जो बोल रहा है हमने कुछ नहीं किया, वही लिखा, बस उसने बोला कि प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं दी नहीं थी, इसलिए हमने प्राकृतिक संख्या x मान ली, प्राकृतिक संख्या y मान ली। सर 2 क्यों मानी, x नहीं माना, क्योंकि अंतर निकालना था बच्चों, इसलिए हमने 2 संख्याएं मानी। अगर एक संख्या का पूछ लेता कि वर्ग बताओ कि एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग कितना इतना है, तो हम उसको स्क्वायर कर लेते, पर उसने पूछा अंतर। तो कभी भी अंतर 1 का नहीं होता, अंतर 2 से होता, 3 से होता, 5 से होता, 1 से नहीं होता। तो हमने कर लिया एक्स वाई को। क्या करते हैं अब क्या हम कुछ इस प्रकार से इसको, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई
और x माइनस वाई, है ना। कुछ इस प्रकार से इसको खोलोगे वही आएगा, सेम कंडीशन होगी। अब इनको क्या हम तोड़ फोड़ के लिख सकते हैं, छोटे से तोड़ना है, बिल्कुल छोटे से तोड़ना है हमें। क्या हम 2 से तोड़ते नहीं होता, तो 7 × 21 और 21 × 63 हो गया। तो यहां से हमने तोड़ के कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है हमें, वो पूछ रहा है कि युग्म कितने बनेंगे। तो युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो बच्चों, युग्म कुछ इस प्रकार से बनते हैं। युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले देखना पड़ता है कि जो 63 है, 63, तो हम क्या इनको युग्म को इस प्रकार से, यानी कि x और y के युग्म, तो x y के युग्म हमारा 163, ये युग्म रह सकता है। x यदि 1 होगा और y 63 होगा। अब इसको भी देख लेते हैं, तो ये तो बन गया हमारा। अब क्या बनाना है हमें, 27, तो 27 यहां से देखते हैं, 7 × 21, 7 × 21 और 21 × 63, ये युग्म में भी बन सकता है बच्चों, है ना। और 9 और 7, ठीक है, 963, यहां 21, ये हमारे युग्म बन रहे हैं, है ना। क्या बन रहे हैं बच्चों, युग्म। तो अगर पूछ लिया जाए कि, अब उसने क्या पूछा कि माना प्राकृतिक संख्याएं हमने ले ली थी, तो प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म बन रहे थे, तो कितने युग्म है, 1 2 3, तो 3 युग्म बन रहे हैं। आंसर हमारा यही होगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर शायद हमारा ए सही रहेगा। इसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सिंप्लीफिकेशन के आगे, और यह हम सिर्फ क्वेश्चन वही सॉल्व कर रहे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है या यूपीपीसीएस पूछ चुका है। इसलिए हमें ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछना है, जो यूपीएससी ने पूछा वही क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, बने रहिएगा, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।